हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th की मैथ पे, जिसमें आज हम बात करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अर्थात अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है और इस पे आधारित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो इसका एक कथन अर्थात स्टेटमेंट पे अगर हम बात करें तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आद्वितीय रूप में व्यक्त या गुणन खंडित किया जा सकता है। कहने का यह मतलब है कि कोई भी अगर संख्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। तो संख्याएं यहाँ पे दो प्रकार की होती हैं। एक संख्या होती है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं भाज्य संख्या, और दूसरे प्रकार की संख्या जो होती है हमारी वो होती है अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या एग्जाम्पल में यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। भाज्य संख्या में जैसे आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15, ये सभी क्या है भाज्य संख्याएं होती हैं। वहीं पे अगर हम आभाज्य संख्याओं में बात करें, जैसे कि आपका 3 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ये सभी क्या होती है अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय वो बताती है कि इनको जो है आप अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। और गुणनखंड के ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बना दिया है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारे पास ये 8 है, तो इस 8 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखो मैंने 4 गुणे 2 तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी एक और कंडीशन ये हो सकती है कि 4 को हम पुनः तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 क्या है 2 गुणे 2, क्योंकि 4 को भी अभी क्या तोड़ा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे 2 अर्थात यहाँ पे अब आप देख सकते हैं दो के कोई भी गुणनखंड नहीं किए जा सकते, अर्थात दो दो ही रहेगा, दो दो ही रहेगा, दो दो ही रहेगा, अर्थात 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड ये हो जाते हैं। वहीं पे हम थोड़ा सा और एक लिख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल 9 जो दिया था, तो 9 के दो ही अभाज्य टुकड़े हो सकते हैं, एक 3 गुणे 3 का। वहीं पे अब थोड़ा सा अगर हम 12 पे बात कर था 12 पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 लिख सकते हैं, या आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका आप क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 गुणे 2 तो आपने लिख दिया, लेकिन इसके अंदर कंडीशंस ये हो जाएगी कि 6 भी अभी क्या है टूट सकता है। तो इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 गुणे 2, एक ये हो सकता तरीका। एक यहाँ पे ये हो सकता है 4 गुणे हम क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, क्योंकि 4 क्या होता है 12 होता है। तो यहाँ पे 12 तो लिख दिया, लेकिन अभी 4 के भी टुकड़े किए जा सकते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 के इस प्रकार से टुकड़े लिखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल आपका एक ये सही हो जाएगा ऑप्शन, और केवल ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसमें एक और शब्द यूज किया गया था, आद्वितीय रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। आद्वितीय का मतलब होता है हर एक चीज के या हर एक संख्या के जो भी गुणनखंड होंगे वो एक यूनिक होंगे, अर्थात अलग प्रकार के होंगे, वो किसी दूसरे संख्या के गुणनखंड नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने 12 लिखा है, इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा 8 था, 8 के या 9 के यहाँ पे हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर 15 को लिख देते हैं, 15 को क्या हो जाएगा 5 गुणे 3, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप इस टुकड़े को देखेंगे, यहाँ पे इस गुणनखंड को आप देखें, चाहे आप इस गुणनखंड को देखें, चाहे आप इस गुणनखंड को देखें, तो यहाँ पे आपको देखने को ये मिल रहा होगा कि सबके अलग अलग हैं। जैसे कि 9 का क्या आता है 3 गुणे 3 आता है, वहीं पे 12 के क्या आते हैं 2 गुणे 3 आता है, वहीं पे 15 के देखा जाए 5 गुणे 3 है, अर्थात हर एक चीज के अभाज्य गुणनखंड अलग हैं। तो जब भी कोई संख्या होती है जिनके एक यूनिक होते हैं, अर्थात अलग प्रकार के गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं अद्वितीय गुणनखंड कहते हैं।
अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और हम शब्द पे अगर बात करें कि इनके क्रम को ध्यान में न रखा जाए, क्रम पे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है, गुणे में लिखी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे 15 की ही बात कर लेते हैं, तो 15 यहाँ पे अर्थात 15 जो हमारा था, 15 में हम क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको यहाँ पे 3 गुणे 5 लिखें तो भी कोई मैटर इस पे नहीं करता है, चाहे आप 3 गुणे 5 लिखें या 5 गुणे 3 लिखें, क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है। तो यही यहाँ पे हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बताती है कि कोई भी अगर आपकी भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अगर उनके क्रम पर ध्यान ना दिया जाए तो वो गुणनखंड आद्वितीय होते हैं, अर्थात यूनिक होते हैं हर एक संख्या के लिए। तो यहां तक तो हमने डिटेल से समझ लिया। अब इसी में थोड़ा सा विशेष पे बात करते हैं कि यह आद्वितीय शब्द से तात्पर्य यह है कि यदि गुणनखंडों को आरोही या अवरोही परिणामों के रूप में प्रकट किया जाए तो वे सदैव समान होते हैं। जैसे कि कहने का मतलब यह है, आप जहां पे 3 गुणे 2 लिखे, चाहे आप 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखे, जैसे 5 गुणे 3 लिखें या 3 गुणे 5 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो इनका गुणनफल हमेशा क्या आता है, सेम ही आता है। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बात करते हैं जो कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित होती है। इसके अगर हम स्टेटमेंट पे बात करें तो माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p आभाज्य संख्या इस प्रकार है कि p इंटू ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तब p a को भी विभाजित करेगा। इसकी हम थोड़ी सी उत्पत्ति पे बात करें तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने पर a बराबर मान लिया p1 p2 p3 डैश डैश p1 है या Pn है, जहां पे a बराबर अगर हम लिखने की बात करें तो P1 P2 P3 डैश डैश Pn क्या है, आभाज्य संख्या जो कि आवश्यक नहीं कि अलग हो। तब यहाँ पे हम लिखते हैं कि a बराबर P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डैश डैश Pn हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें तो ए स्क्वायर बराबर लिखना है, क्योंकि a बराबर P1 P2 P3 डैश डैश Pn है, तो a स्क्वायर लिखेंगे तो आपस में क्या इनका 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब P1 P2 डैश डैश Pn, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे P1 P2 डैश डैश Pn, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर डैश डैश Pn का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि p कामा a स्क्वायर को विभाजित करता है, तब p भी क्या है, आभाज्य संख्या होगी। तो p जब a स्क्वायर को का एक आभाज्य गुणनखंड होगा तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यह प्रदर्शन आद्वितीय है, इसलिए a स्क्वायर के आभाज्य गुणक p1 p2 डैश डैश Pn है, अर्थात p1 p2 p डैश डैश Pn में कोई एक आभाज्य संख्या होगी, अतः p बटे P1 P2 डैश डैश Pn या p बटे a हो जाएगा। तो ये जो थी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम थी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे सॉल्व करेंगे जैसे कि √2 सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 प्लस √5 जो है एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे थ्योरम बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, अर्थात क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। तो यहाँ पे इसकी बेसिकली 3 टाइप के एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें से सबसे पहले प्रकार का एप्लीकेशन होता है कि धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ अर्थात लासा और मासा ज्ञात करने के लिए। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन इसका होता है अर्थात एप्लीकेशन होता है कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार निर्धारित करना। यहाँ पे 3 इसके बहुत ही अच्छे लेवल पे इसके एप्लीकेशन होते हैं, इनको हम 1 बाय 1 समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जाम्पल में बात करते हैं जो कि दिया गया है कि धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यूज किया जाता है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यह बताती है कि कोई भी संख्या है तो उसके आभाज्य गुणनखंड अगर लिखे जाए तो हर एक संख्या के आभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम किसी भी संख्याओं के बहुत आसानी से लासा अर्थात यहाँ पे हम लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं तो 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 336 के जो यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे और 54 के आभाज्य गुणनखंड लिखने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके लासा और मासा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 संख्या हमारे पास
पास दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि इनका कैसे यहाँ पे मासा अर्थात यहाँ पे इनका जो हमें लासा निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, जिससे हमें यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, जो कि दिया गया 336। क्या दिया गया है, 336 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 3 6। तो यहाँ पे 336 हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो 336 के हम आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। छोटी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। फिर से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 से भाग देंगे 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 54 दिया गया है, इसके भी आभाज्य गुणनखंड लिखने होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 27 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 9 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर से 3 से भाग देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें 3 3 6 के क्या आभाज्य गुणनखंड आते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है, 4 बार 2 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4। और इसके बाद यहाँ पे फिर एक बार 3 आता है और एक 7 बार आता है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम 54 के आभाज्य गुणनखंड लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें इसमें सबसे पहले मान लो मासा निकालना है, क्या निकालना है, इनका मासा। मासा किसका निकालना है, 336 और 54 का। तो यहाँ पे क्या आएगा मासा, देखो हम सभी जानते हैं कि मासा में क्या होता है, दोनों संख्याएं जो समान होती हैं दोनों में उन्हीं को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो, ये देखो जो संख्या आपकी यहाँ पे मिल रही है दोनों में मिल जाएगी, अर्थात ये वाली संख्या, तो ये दोनों में मिल जाएगी। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो 2 और कहीं मिल ही नहीं रहा है, उसको छोड़ दे। 3 पे आ जाओ, एक ये देखो 3 मिल जाएगा, इसको 3 को यहाँ पे ले लेंगे। तो इस प्रकार से 3 दूनी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, इसका मासा आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं लासा कैसे निकाला जाता है। तो लासा यहाँ पे हम लिखेंगे 336 कामा 54 का। तो यहाँ पे लासा देखो बहुत आसान है, पहले जो दोनों में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे 2 गुणे 3 मिल गया था। अब जो नहीं मिला, जैसे ये 2 नहीं, ये नहीं, 2 ये नहीं, ये 7। तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार नहीं मिला, ये सॉरी यहाँ पे ये नहीं मिला। 3 बार 2 नहीं मिला है हमारा, 1 2 3 बार ये नहीं मिला, और एक ये 7 बार ऊपर वाले में नहीं मिला। नीचे वाले में ये 3 जो है 2 बार नहीं मिला, इसको लिख लेंगे। और इन सभी चीजों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3024 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे इसका लासा है। अर्थात ये सबसे पहला एप्लीकेशन था हमारे अंकगणित आधारभूत प्रमेय का, जहां पे आप 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा और लासा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत का एक और एप्लीकेशन पे, अर्थात सेकंड नंबर पे, जो कि ये बताता है कि संख्याओं की अपरिमेयता कैसे सिद्ध की जा सकती है। अर्थात संख्याएं अपरिमेय है कि नहीं, उनको आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले परिमेय संख्या क्या होती है, तो वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P व Q कोई भी पूर्णांक होते हैं और Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, के रूप में लिखा जा सकता है, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो वह संख्या जिसे 2 से या जहां P बटे Q या P और Q पूर्णांक होते हैं, Q बराबर के 0 के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि आपके रूट हो जाते हैं √2, √3, √5, इस प्रकार की सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करें, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक आसान तथा नॉन टर्मिनेटिंग और तथा अनावर्ती अर्थात नॉन रिपीटिंग दशमलव जो भी होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यदि m कोई भी ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तब इसको हम √m अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि √3, √5, √6 क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, यदि m कोई ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जो पूर्ण घन नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं, रूट अर्थात क्यूब m या क्यूब 3 या क्यूब 5, ये भी क्या है, एक प्रकार से अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये इसका दूसरा एप्लीकेशन था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप आप कैसे लिख सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का यूज करके। अर्थात ये तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन है जहां पे आप परिमेय संख्या का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो p बट्टे क्यू, जहां पे क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा और p और क्यू कोई भी जो है आपके जो है रियल नंबर या आपके कोई भी इंटीजर नंबर जैसे कि 1 2 3 5 7 9 हो सकते हैं को परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है यदि p और q में एक को छोड़कर कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। कहने का मतलब p और q का अगर यहाँ पे HCF अर्थात मासा एक आता है तो वो फिर परिमेय संख्या के रूप में मानक रूप में लिखी जा सकती है। अगर दिया गया संख्या को अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का भी प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा था कि इनके बीच में जो है कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करो कोई एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले परिमेय संख्या हम लिखते हैं 2 बटे यहाँ पे मैंने मान लिया 6 लिख दिया। अब यहाँ पे 2 और 6 तो मैंने परिमेय संख्या लिखा लेकिन ये मानक रूप नहीं है। क्यों नहीं मानक रूप है, देखो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। क्योंकि 2 और यहाँ पे अगर हम 2 की बात करें तो 2 को हम तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, गुणनखंड इसका ही रहेगा। और 6 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मासा की तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका मासा क्या निकल के आता है बहुत आसानी से, 2 6 का आप देखेंगे दोनों में 2 मिल रहा, इसलिए यहाँ पे मासा 2 आ जाता है। लेकिन मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी क्या व्यापक रूप में लिखी जा सकती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप चाहें तो इसको 2 1 कम 2 2 3 6 अर्थात यहाँ पे अगर आप 1/3 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मानक जो है रूप हो जाएगा आपके परिमेय संख्या का। मानक रूप परिमेय संख्या, ठीक ये होता है। ऐसे ही मान लो आपके पास लिखा हो 4/12 लिखा हो तो यहाँ पे 4 3 12 अर्थात 1/3 जो है मानक रूप होगा, ना कि आपका 4/12। तो इस प्रकार से मानक रूप तभी हो जाएगा जब यहाँ पे इनका मासा, अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 3 का मासा कितना आएगा, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करें मासा 1 और 3 का मासा तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 ही आता है। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारे मानक रूप हो जाते हैं।